जय हिंद दोस्तों। चलिए आज बीपीएससी में फिजिक्स से पूछे गए सभी प्रश्न को हल करते हैं। अभी तक आपका बीपीएससी में फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी प्रश्नों को आपको हम इस क्लास में हल करने वाले हैं। यानी आपका ये फिजिक्स का मास्टर वीडियो बनेगा, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। अब देखिए इसका पावर आपका है कितना, 100 वाट का है। ठीक है, एक बल्ब है 100 वाट का। ठीक, ये 10 घंटा जलते हैं, 10 से गुना कर दीजिए, आपका जगह 1000 वाट घंटा आ जाएगा। आपको पता होगा कि 1 किलो वाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें किलो वाट घंटा बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 30 कट जाएगा, ये आपका जगह 1 किलो वाट घंटा। आपको पता है कि 1 किलो वाट घंटा ही 1 यूनिट के बराबर होते हैं। तो आपका आ जाएगा 1 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू में 20 न्यूटन का पठन आता है। तो कह रहा है इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका एक टेबल है। ठीक, एक आपका टेबल है, ध्यान दीजिए। और इससे देखिए आप क्या करते हैं, इससे इसको खींचते हैं। ठीक है, इसको खींचते हैं तो देखिए ये खींचते हैं आपका 20 न्यूटन बल से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस पार्ट पर आपका इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इधर भी आपका 20 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि स्प्रिंग जो है ये मास लेस होता है। ठीक है, तो इसका मास है नहीं, तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स आपका इधर भी लगेगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा 20 न्यूटन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा खपत क्या होगी। अब ध्यान दीजिए 100 वाट का बल्ब है, ऐसे ऐसे कितना बल्ब है, 10 बल्ब है। तो 1 का हुआ 100 वाट, तो 10 का कितना हो गया, 100 गुने 10 कर देंगे। ये आपका एक दिन तक, प्रत्येक दिन 1 घंटा जलता है, 1 घंटा जलता है, तो 1 घंटा से गुना कर देंगे, तो ये आपका जाएगा 1000 वाट घंटा आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा कितना, 1 किलो वाट घंटा आएगा। 1 किलो वाट घंटा आएगा। 1 किलो वाट घंटा ही 1 यूनिट के बराबर होते हैं। तो इसका भी हो जाएगा आपका 1 इकाई, यानी 1 यूनिट, ऑप्शन 1 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन आपका है कर यदि आप 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग करते हैं तो कर 30 दिनों में कितना यूनिट खपत होगा। सिंपल है, एक बल्ब कितना वाट का है, आपका 60 वाट का है। ऐसे आपका प्रत्येक दिन 5 घंटा जलाते हैं और 30 दिन तक जलाते हैं, तो 30 दिन तक जलाते हैं। ठीक है, तो आपका जो कितना 6 पंचे 30, 30 या 90, तो आपका जगह 90 पर कितना आएगा, 30। ठीक है, 30, तो 900 वाट घंटा आएगा। इससे हम क्या करेंगे, किलो वाट घंटा बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका जगह 9 किलो वाट घंटा। 9 किलो वाट घंटा, यानी हम इसी को क्या कहेंगे, 9 किलो वाट घंटा को हम कहेंगे 9 यूनिट, क्योंकि 1 किलो वाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होते हैं। इसमें आपका जगह 9 यूनिट, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को किस रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए बल का SI यूनिट न्यूटन है, दूरी का SI यूनिट मीटर है, तो आपका कार्य का भी SI यूनिट ही आएगा। तो कार्य का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जूल होता है, ऑप्शन 1 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली का खपत बिल किसके द्वारा मापन पर आधारित है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए थे, तो जानते थे 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा आपका 1 यूनिट के बराबर होते हैं। तो इसमें क्या क्या आया है, वाट आया है और आवर आया है। तो वाट क्या है, पावर का ऐसा मात्रक है, और आवर क्या है, ये आपका समय है। तो इसमें आप देख लीजिए क्या होगा, तो आपका हो जाएगा, यानी ये वोल्टेज नहीं है, ये मिस्टेक है, ये आपका वोल्टेज नहीं होगा, ये आपका वाट है, यानी पावर। ठीक है, तो 1 होगा, और आपका क्या होगा, और आपका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 होगा। 1 और 2 किस में है,
ऑप्शन सेकेंड में है। तो 1 एंड 2 ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो क्या करता है। देखिए डायनेमो करता है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकेंड में है। यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कह रहा है टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए अभी हम पढ़े हैं कि टरबाइन यानी डायनेमो आपका ये क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ही हम इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को हम इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में आपका दो चीज़ शामिल होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होते हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है विद्युत मोटर क्या करते हैं। विद्युत मोटर करते हैं आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है जब वैद्युत गति ऊर्जा में जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, ठीक है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है। पंखे का रफ्तार किस पर निर्भर रहती है। तो देखिए आपका 11 हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वोल्टेज। जितना वोल्टेज हाई रहेगा उतना स्पीड होगा पंखा का, आप लोग देखे भी होंगे। नेक्स्ट होगा आपका, देखिए यहाँ से आपका चैप्टर सेकेंड स्टार्ट है, ठीक है, एक चैप्टर आपका समाप्त हो गया, दूसरा आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है क्रिया की गति कब बढ़ेगी। क्रिया की गति कब बढ़ेगी। देखिए तो निकाय का तापमान जब बढ़ाएंगे तब क्रिया की गति बढ़ेगी, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि दाब की इकाई क्या है, यानी प्रेशर। देखिए प्रेशर आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो आपका जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका है ऑप्शन फर्स्ट में है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसी को बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको यदि फार्मूला याद रहेगा तो आपका यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसलिए फार्मूला ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का दाब का मात्रक क्या है, फिर सेम क्वेश्चन आपका है। तो अभी तो हम निकाले हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, अधिक ऊंचाई जाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, द्रव का क्वथनांक घट जाते हैं। याद रखिएगा, अधिक ऊंचाई पर जाने पर द्रव का क्वथनांक घट जाते हैं। क्यों घटता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर घटता है, जैसे जैसे ऊपर जाते प्रेशर क्या होता है, घटता है, इसी कारण से इसका क्वथनांक भी घट जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। यहाँ से आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया, छोटा सा चैप्टर था। नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है, यानी वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं, ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होते हैं, ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। टी बराबर आपका होता है F/L होता है, ठीक है, ये आपका सरफेस टेंशन है। टी बराबर होता है आपका, यानी सरफेस टेंशन आपका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, क्यों। तो ये भी इसका भी कारण है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है दो उत्तरोत्तर सिंक और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब देखिए ये आपको हिंदी में समझ में नहीं आया होगा, यानी दो नोड, ठीक है, दो नोड के बीच या दो एंटी नोड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। देखिए ये आपका वेव है, ठीक है, तो ये आपका है, ये है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका ये जो बीच की दूरी है दो, ये इसको लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, तो दो नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा,
ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन कह रहा है एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम ये तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ की इकाई है, ठीक है, वेवलेंथ की इकाई है आपका एंगस्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है। तो याद रखिएगा हर्ट्ज में आयाम को मापते हैं, यानी आयाम आवृत्ति, आयाम ने आवृत्ति, मिस्टेक हो गया, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मापते हैं यानी आवृत्ति को, ठीक है। आयाम के इंग्लिश आपका होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है आपका आयाम का इंग्लिश, ठीक। तरंगदैर्घ्य होता है आपका क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो इसको ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का ऐसे मात्रक, ठीक। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति को नापा जाता है। तो किसको मापते हैं, हर्ट्ज में, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ऑप्शन फर्स्ट होगा। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन कितना बार बीपीएससी रिपीट किया है, फिर आपका क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट किया है कि हर्ट्ज में क्या मापते हैं। तो भाई हर्ट्ज में हम आवृत्ति को मापते हैं यानी फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका कह रहा है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है, तो भाई ये रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं, ठीक है, रेडियो वेव का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कह रहा है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य यानी अनुदैर्घ्य का इंग्लिश आपका होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का उदाहरण है ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है यानी अनुदैर्घ्य तरंग है, ऑप्शन सेकंड होगा, ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ से फिर आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। ध्वनि का वायु में वेग होता है, तो ये आपका होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, इस ऑप्शन में आपका कहीं भी आपका ऑप्शन में नहीं है, देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ध्वनि का वेग होता है आपका, याद रखिएगा, वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कह रहे 100 डेसिबल रव का प्रवणता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल, देखिए 100 डेसिबल आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा, एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि तरंग होती है। फिर आ गया ध्वनि यानी साउंड वेव। तो साउंड वेव अभी आपको बताए थे कि ये आपका एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। साउंड वेव कैसा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है यानी अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंग है, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, कह रहा अल्ट्रासोनिक तरंग है। अल्ट्रासोनिक इसका हिंदी होता है आपका प्राश्राव्य तरंग, याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक का हिंदी होता है प्राश्रव्य तरंग, ठीक है। तो ये आपका प्राश्रव्य तरंग आपको लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, इसे हम कहते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक तरंग यानी प्राश्रव्य तरंग, ठीक है। तरंग 3 तरह का होता है, ठीक है। इसका आंसर आप पहले देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन सेकेंड होगा। देखिए तरंग 3 तरह से आपका होता है, एक होता है आपका अश्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग, इसका आवृत्ति होता है आपका जिसका 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे अश्रव्य तरंग कहते हैं। दूसरा आपका होता है श्रव्य तरंग, जैसे हम लोग सुन सकते हैं, तो इसका आवृत्ति होता है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और तीसरा आपका होता है अश्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग नहीं, प्राश्रव्य तरंग, ठीक है, प्राश्रव्य तरंग यानी जिसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो इसका आपका आवृत्ति होता है 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कह रहा है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। यानी जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो कौन सा चीज़ अपरिवर्तित रहता है, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, यानी आपका आवृत्ति चेंज नहीं होता है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन 6 नहीं है, यहाँ से आपका समाप्त हो गया ये चैप्टर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर पर, ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा। यानी कमरे में रखे
रेफ्रिजरेटर का हम दरवाज़ा खोलेंगे तो क्या होगा, कमरे का ताप क्या होगा, थोड़ा सा अधिक हो जाएंगे। कमरे होगा, ध्यान दीजिए, कमरे के तापमान आपका थोड़े से बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो ये आपका होता है लगभग 37 डिग्री सी होता है। ठीक है, 37 डिग्री सी, या आप करेक्ट कहिएगा तो 36.9 डिग्री सी होता है। 36.9 डिग्री सी होता है, यानी इसी को हम बोलते हैं 37 डिग्री सी। तो ये आपका सेल्सियस में होगा। केल्विन में आपका होता है 310 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, सेल्सियस में 37, ठीक, और केल्विन में 310 डिग्री केल्विन, और फ़ारेनहाइट में आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। तीनों ध्यान रखिएगा, या आप तीनों में बदलने का एक सूत्र ध्यान रखिए, आप बदल सकते हैं आराम से। C/100 बराबर K माइनस 273, सॉरी K माइनस, एक सेकेंड, K माइनस 273/100 बराबर F माइनस 32/180 होता है। ठीक है, इससे आप सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कभी भी बदल सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोहा का गुटका क्या है, ये एक कंडक्टर है, जबकि लकड़ी कंडक्टर नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। बिल्कुल आपका ऑप्शन सेकेंड होगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए ऐसा होता है, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो ये सबको पता होगा 4 डिग्री सी पर। ठीक है, 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, फिर आपका क्वेश्चन रिपीट किया है, ये भी आपका क्या होगा 4 डिग्री सी पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है, एक नंबर, फिर आपका क्वेश्चन वही है, यानी 3 बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट किया अभी तक पीपीसी में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर, 4 डिग्री सी पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है वाताकुलिंग यंत्र में यानी एसी में, ठीक है, एसी में किस कारण ठंडक होती है? एसी में किस कारण ठंडक होती है? ठीक है, तो इसका आपका जगह गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ 1 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? ठीक है, इसमें आपका जगह ऑप्शन 4 होगा, शुद्ध पानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है ऊंचे स्थान पर 100 डिग्री सी से कम तापमान पर खौलना लगता है। यानी देखिए ऊंचे तापमान पर, यानी आप जब पहाड़ पर जाएंगे तो 100 डिग्री सी कम तापमान पर ही पानी खौलने लगता है, ऐसे क्यों होता है? ठीक है, ऐसे क्यों होता है? तो याद रखिएगा निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर आपका घटता है। ठीक है, वायुमंडल प्रेशर क्या होता है आपका घटता है। जैसे आपका प्रेशर घटेंगे, ध्यान दीजिए, प्रेशर घटेंगे तो आपका क्वथनांक भी घट जाते हैं। ठीक है, क्वथनांक भी घट जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि वाष्प के अंदर क्या होता है अधिक ऊष्मा, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसमें देखा जाए ऑप्शन 4 होगा, वाष्प में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, वाष्प में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए ऐसा होता है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन करा है वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं वो है, तो याद रखिए वो है -40 डिग्री सी। -40 डिग्री सी ऐसा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं, यानी सेम होता है? तो -40 डिग्री सी पर
-40 डिग्री सी पर। देखिए इसे आप निकाल भी सकते हैं। आपको हम अभी बताए थे कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। तो C/100 बराबर आपका हो जाएगा F-32/180। यहाँ क्या कीजिए, यहाँ भी C की जगह x ले लीजिए और F की जगह x ले लीजिए, ठीक है। दोनों सेम कर दीजिए। यहाँ से आपका x मान देखिएगा -40 ही आएगा, ठीक है। तो यहीं से आपका ये वैल्यू आता है, ठीक है। इसे आप याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन करा है 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में मान क्या होगा। अब चलिए आ गया आपका ये फॉर्मूला, आप काम कर जाएगा C/100 बराबर F-32/180। यहाँ से क्या आएगा, C की जगह 40 दीजिए बट्टे 100 बराबर F-32/180। 0 0 कट जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा। आप गुना करेंगे तो आपका जाएगा F-32 बराबर 18 चौक 72। तो आपका जाएगा F-32 बराबर 72। यहाँ से आपका F का मान आ जाएगा 72 प्लस 32। इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में आएगा प्लस 32। ये आपका आ जाएगा 7 3 10 104 फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन करा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। आप लोग बताइए। अभी तो आपको हम बताइए कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए तो याद रखिएगा C/100 बराबर F-32/180। इसी को आप ध्यान रखिए। एक आपका होता है 5/9 इंटू C प्लस 32। ये सब भूल जाइए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई 5/9 था या 9/5 था। तो इसको आप भूल जाइए, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ये कभी भी ध्यान रख सकता है। C/100 बराबर F-32/180। तो आप C की जगह क्या करेंगे, 50 देंगे। तो C की जगह 50 होगा बट्टे आपका 100 है। यहाँ आपका क्या F-32/180 है। 50 दूनी 100, 2 से काटिए 90। तो यहाँ से आपका आ जाएगा F-32 बराबर 90। F-32 बराबर 90। यहाँ से आपका F आ जाएगा 90 प्लस 32। ये आपका जगह 9 3 12 यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा। तो आई होप अब आप लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल लेंगे, ठीक है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ध्यान दीजिए, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो आपका जो सीसा, ऑप्शन सेकेंड होगा। सीसा ये आपका ऊष्मा का सबसे कुचालक है, सबसे अधिक कुचालक है, ठीक है। ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी ऐनक की लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस दूरी होगी। पहले तो आप लोग ये बताइए कि इसका जो पावर है ये +2 डायोप्टर है। तो बताइए ये लेंस कौन सा है, अवतल है या उत्तल है। इस लेंस का पावर आपका +2 डायोप्टर है। तो आप लोग बताइए ये लेंस क्या है, कौन सा है, उत्तल है या अवतल है। कैसे पता करेंगे। देखिए पॉजिटिव यदि आपका फोकल लेंथ है तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। यदि पॉजिटिव आपका है फोकस दूरी यानी पावर भी है, पावर यदि पॉजिटिव है तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। यदि पावर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे फोकस दूरी। तो याद रखिएगा पावर आपका होता है 1/f, P बराबर होता है आपका 1/f होता है। कब होता है, जब आपका f क्या हो, मीटर में हो, ठीक है, मीटर में हो। अब सेंटीमीटर में आपको डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना हो तो डायरेक्ट आप लगाइएगा P बराबर 100/f, P बराबर 100/f। इसको आप यूज कब करेंगे, जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना हो, फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना हो। तो चलिए हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका P कितना दिया, 2 दिया है, 2 बराबर करेंगे 100/f करेंगे। यहाँ से हम 2 से काट सकते, 2 पंच आपका 50 से कट जाएगा। यहाँ से आपका f का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। देखिए प्रकाश का विकिरण जो होते हैं उसके डुअल नेचर का होता है, ठीक है। तरंग और कण दोनों नेचर का होता है। वेव, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर का होता है। ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो ये आपका 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकेंड होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 4 है, फिर आपका सेम क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी रिपीट किया है, इसीलिए कहते हैं बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होता है, यानी निर्वात में। ठीक है, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, तो ये आपका होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में आते हैं। अब ध्यान दीजिए, दूरदृष्टि किसे कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देते हैं, ठीक है, उसको शायद साफ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तु उसके साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, तब उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन करा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनते हैं। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन करा है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस लेंस के होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा। करा पढ़ने में काम आने वाले, यानी उस व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता, तब तो वो लेंस यानी चश्मा लगा रहा है पढ़ने के लिए। भाई किताब कहाँ रहता, नज़दीक ही रहता, दूर तो नहीं रहता। तो यानी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तब तो ये लेंस लगा रहा है। तो यानी नज़दीक की वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं, दूर की वस्तु साफ साफ इसमें दिखाई देते हैं। तो यानी जिसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता। ठीक है, अब दिमाग लगाएंगे तभी बनेगा। करेक्ट, पढ़ने में काम आने वाली लेंस, यानी उसको नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तब तो उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तब तो वो लेंस लगा रहा है। इसका मतलब है उसको नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। तो ये आपका हो गया दूरदृष्टि दोष। और दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश को नीले में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश को सॉरी मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा तंतु, फाइबर को गर्म करके। ठीक है, फाइबर को गर्म करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है। तो यह है वर्ण विक्षेपण। या क्या करते हैं, जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो उसके अपवर्तन के बाद क्या करते हैं, 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसी तो हम कहते हैं प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कह रहा है शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग प्रकाश संचरण के लिए हेतु करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 11 है आपका, क्वेश्चन आपका 11 है, एक मिनट। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न से किस कारण से दिखाई देते हैं। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं, यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसे होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 12 का है, क्वेश्चन करा कि इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का मान क्या होगा। ये आपका 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा। ये तो सिंपल आप जानते होंगे कि जब हम प्रिज्म से किसी पर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। तो आपका सबसे नीचे आता है आपका बैगनी, जो सबसे अधिक मुड़ते हैं, और सबसे ऊपर होता है आपका लाल। ठीक है, लाल। तो सबसे अधिक आपका कारक विचलित होता है तो ये आपका होता है बैगनी, सबसे कम विचलन कौन होता है, लाल होता है। ध्यान रखिएगा, जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। ठीक है, तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। और लाल आपका सबसे कम मुड़ता है तो लाल का तरंगदैर्घ्य आपका सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड होगा बैगनी। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं
तब प्रकाश का रंग हो जाता है, तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाते हैं। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है, यानी दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ की सीमा होती है। यह आपका होता है, इसका रेंज 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है सही कथन को चुनिए। अभी आपको हम बताए हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बैगनी से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा, क्योंकि लाल रंग का जो आपका विचलन होता है सबसे कम होता है। जब लाल का विचलन कम होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, बैगनी का विचलन क्या होता है, सॉरी आपका ये तो नहीं होगा, क्या करें, लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। सही है, सही आपका बिल्कुल सेकेंड आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि लाल का विचलन आपका क्या होता है, कम होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो आपका लाल रंग ये है रेड। ठीक है, ये आपका बैगनी है। ठीक, बैगनी है, तो बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ा तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। लाल कम मुड़ा तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। ऐसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जानते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, यानी इसको मायोपिया के नाम से जाने जाते हैं। अब देख लीजिए किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर रहा है निकट दृष्टि दोष किसके उपयोग से उपचारित किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब क्या हुआ, निकट की वस्तु को वो साफ साफ देख पाते हैं। ध्यान दीजिए, निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, जो हमको भी हुआ है। ठीक है, मेरे भी आपका अवतल लेंस लगा है, अवतल लेंस लगा है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड कि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षाकृत वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। ऑप्शन सेकेंड होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है सौर विकिरण निम्न से किस पारस में दिखता है, यानी किस रेंज में दिखता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड हो गया 400 से 700 नैनोमीटर, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। तो ये मिला उसको यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन 4, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इसे नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22 है। क्वेश्चन कर रहा है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन आपका 23 है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है। ये पहले भी आपका क्वेश्चन आया था, अब फिर आपका रिपीट हुआ है। तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलते हैं। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते हैं, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो अभी आपको बताए हैं प्रिज्म के द्वारा संभव है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा ही संभव है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका, फिर आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है। ठीक है, याद रखिएगा एक समान सूक्ष्म सेल में कहे तो आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सूक्ष्म सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, MgCl2, अमोनियम क्लोराइड MgCl2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त वैद्युत अपघटय होता है। तो ये आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में कहा जाए तो ये आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाली अम्ल है, तो ये आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन 4 होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका ये दोबारा रिपीट किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होते हैं, ठीक है, जस्तीकरण, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, जस्तीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बर्तन को धन ध्रुव यानी पॉजिटिव और जस्ता को निगेटिव यानी ऋणात्मक यानी ऋण ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन कह रहा है जस्ते बनता है, जस्ते बनता है, ये आपका बनता है इस्पात से, ऑप्शन फर्स्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज का सिद्धांत कार्य करता है, ये कहता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज का सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये टीन और सीसा के मिश्र धातु के बने होते हैं, ठीक है, टीन और सीसा के मिश्र धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो देखिए आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, करंट अधिक हो, करंट अधिक हो, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत गति की क्या है, आप सोचिए, कह रहा है विद्युत गति यानी तो आपका हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, जब विद्युत आपका इलेक्ट्रॉन गति में होते हैं तो इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, विद्युत धारा को मापते हैं किससे, एम्पियर मापते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 9 का आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा किस उपकरण से मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं, ठीक है। एमीटर को बताइए, एमीटर को घरेलू परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एमीटर को घरेलू परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी में या समांतर क्रम में, ये आपको बताना है। और वोल्ट मीटर को, ठीक है, वोल्ट मीटर को भी किस क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। इस दोनों सवाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि एमीटर को घरेलू परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में या आपका समांतर में या सीरीज में, ठीक है, सीरीज या पैरेलल, ठीक है। दूसरा है कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, सीरीज या पैरेलल, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कह रहा है अति चालक का लक्षण है, अति चालक मतलब सुपर कंडक्टर, अति चालक मतलब सुपर कंडक्टर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा उच्च परागम्यता, ऑप्शन फर्स्ट होगा, उच्च परागम्यता, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, तो आपको पता होगा सिल्वर का, यानी चांदी, रजत यानी सिल्वर यानी चांदी, ठीक है, चांदी ये आपका सबसे अच्छा कंडक्टर है। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग करते हैं, तो जर्मेनियम, जर्मेनियम एक अर्धचालक है यानी सेमी कंडक्टर है, ठीक, क्या है, सेमी कंडक्टर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है डायोड, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाधित करती है। देखिए डायोड आपका ये है, ध्यान दीजिए, ये आपका डायोड है, ठीक है। तो डायोड में ऐसा है आपका कि इधर से तो आपका करंट जाएगा, ठीक है, इधर से आपका करंट जाएगा, लेकिन जब आप उल्टा भेजेंगे इधर से तो आपका करंट नहीं आएगा, तो यानी एक ही दिशा में आपका करंट फ्लो करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने को, ठीक है। तो आपका केवल एक ही दिशा में यह प्रवाहित होते हैं, दो दिशा में प्रवाहित नहीं होते हैं, ठीक है। तो डायोड का प्रयोग ही करते हैं केवल एक दिशा में करंट को प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिए, कह रहा है एलईडी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो आपका फर्स्ट है एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है। एलईडी में पारा युक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये आपका गलत है, थर्ड आपका गलत है। फोर्थ है एलईडी के ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। तो कहता है कौन सा कथन गलत है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन करा है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध
1.403 है ओम है, किलो में है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरा का मान क्या होगा? यानी देखिए दो आपका रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिए, एक मान लीजिए R1 है, दूसरा आपका R2 है, दोनों किस में जोड़ा है? पैरेलल में जोड़े हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इसका भी मान आपको दिया है, कितना दिया है? ये आपको दिया है 1.403 और इसका R1 का भी मान दिया है, कितना दिया? 2 दिया है। तो अगर R2 का वैल्यू क्या होगा? दूसरा प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो जब दो आपका प्रतिरोध पैरेलल में हो तो उसको हम जोड़ते जो इक्विवेलेंट जो आपका आता है, तो ये आपका याद रखिएगा, R इक्विवेलेंट आपका जो है R1 गुने R2 बटे हो जाएगा R1 प्लस R2। इसका मान दिया है कितना? 1.403 दिया है। R1 का भी वैल्यू आपका 2 दिया है, तो 2 गुने आपका R2 हो जाएगा और यहाँ आपका जो 2 प्लस R2 हो जाएगा बराबर आपका 1.403 हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपका कैलकुलेशन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका R का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, R2 का वैल्यू। तो R2 का वैल्यू आपका ये लगभग आएगा 4.7 ओम, ठीक है, ये आपका लगभग आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन क्या कीजिएगा, आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। इसको इस क्रम भी याद रखते हैं लोग, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी भी सेमी कंडक्टर को, अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर, ठीक है, किसी भी सेमी कंडक्टर को गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ध्यान रखिएगा, सेमी कंडक्टर को हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? घट जाता है, ठीक है, घटता है। लेकिन उसके उल्टा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका एग्जाम में कि जब सेमी कंडक्टर हो तो जब गर्म करते हैं सेमी कंडक्टर को तो उसका प्रतिरोध घटता है, लेकिन वही आपका कंडक्टर हो, ठीक है, जब वही आपका कंडक्टर हो तो उस केस में क्या होता है? जब हम गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोनों आपका अलग अलग है, एक आपका है कंडक्टर, दूसरा है सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर में बढ़ता है लेकिन सेमी कंडक्टर में घटता है, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक क्या है? ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यानी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। कौन सा नहीं है? कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? देखिए यूरेनियम तो है, थोरियम भी है, रेडियम भी है, लेकिन ये कैडमियम ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये है H.J. भाभा। H.J. भाभा भारत में परमाणु के जनक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि शीतद्रो उत्पादी रिएक्टर बिजली पैमाने पैदा करने वाले एक नाभिकीय रिएक्टर में होते हैं जो बिजली उत्पन्न करता है। क्या होते हैं? तो ये आपका देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट होगा विगलन प्रक्रिया के द्वारा, विगलन प्रक्रिया के द्वारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए ध्यान दीजिए, परमाणु बम कहे तो आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। परमाणु बम जो आपका होता है वो नाभिकीय विखंडन लेकिन अनियंत्रित, ध्यान दीजिए, दो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। परमाणु बम जो आपका कार्य करता है वो आपका नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित पर कार्य करता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। एक आपका होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बम जो होता है ये आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन पर। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा का निर्माण होते हैं ये आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। क्वेश्चन कह रहा है
कि नाव के विखंडन किसके संघात के कारण होते हैं? तो न्यूट्रॉन के बमबारी के कारण आपका नाव के विखंडन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, यानी किस पर आवेश नहीं है। ठीक है, किस पर आवेश नहीं है? देखिए आपका न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में नाव के विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9 है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग करते हैं? फिर आपका वही क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है तो यूरेनियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका फिर आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर है। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था आपका राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है रडार का आविष्कार कौन किया था? रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन फोर है। क्वेश्चन कह रहा है स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो नाम ही है स्टीम इंजन, ये चलता है ऊष्मा से। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में समय नापा जाता है, घड़ी में समय नापा जाता है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट होगा क्वाड्राटिक क्रिस्टल द्वारा, क्वाड्राटिक क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 का आपका MIRC में C का संबंध किससे है? तो इसका मतलब आपको MRC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो MRC का फुल फॉर्म होता है आपका मशीन इंटेलिजेंस रिसर्च। ठीक है, तो आपका जगह मशीन इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो देखिए C4 सेंटर होता है, यहाँ पर C4 सेंटर होता है, तो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है ऑडियो मीटर क्या मापता है? ठीक है, ऑडियो मीटर क्या मापता है? तो ऑडियो मीटर ऐसे आपका ये ऑडियो मीटर है। ठीक है, ऑडियो मीटर क्या मापता है? तो आपका जगह ऑप्शन 4 ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? ये किया था 11 मई 1998 ईस्वी को, ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप। किसका करते हैं? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट पे प्रयोग करते हैं? तो टंगस्टन का। ठीक है, बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, ऑप्शन फर्स्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है तो आपका ऑप्शन सेकेंड होगा। यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कॉस्मिक रे यानी कॉस्मिक किरण होते हैं। तो कॉस्मिक किरण आपका देखिए आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहण है। ठीक है, यानी वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ये आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन से तेल लगते हैं। स्वचालित कारों में सामान्यतः किस तेल का प्रयोग होते हैं, तो ये आपका होता है पेट्रोल का, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप में स्वीकारा जाता है, तो विकल्प का रूप आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, वैकल्पिक रूप में आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। कह रहा MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, MRI तकनीक में किसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, एक्सरे, रेडियो तरंग, गामा रे सभी का प्रयोग होता है, ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका फिर एक यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इसका क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। देखिए चुंबकीय सुई जो है ये आपका उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है, लेकिन उत्तर को आपका होगा, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, उत्तर की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है कि होलोनॉइड में शाब्दिक चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो आपका तो अक्ष पर क्या होता है, अक्ष पर होता है, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो ये आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, तो आपका जगह ऑप्शन फर्स्ट होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो आपका जगह ऑप्शन नंबर का फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका फिर एक यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए ये आपका लिफ्ट है, इस लिफ्ट में कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। देखिए इसमें आपका mg तो नीचे लगेगा ही। ठीक है, mg आपका नीचे लगेगा, ये आपका वेट लग गया mg। अब देखिए शून्य कब होगा, यहाँ पर आपका जो बल लग रहा है शून्य कब होगा, जब आपका स्यूडो फोर्स उस पर ऊपर आपका mg के बराबर ही होगा। यहाँ इसलिए आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका मान दिया है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये आपका देखिए ma जो आपका होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि लिफ्ट आपका इधर की ओर a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ऊपर की ओर यहाँ पर आपका लगेगा स्यूडो फोर्स ma, जबकि यहाँ a का मान कितना दिया 9.8 दिया, यानी ये g के बराबर है, तो हम यहाँ mg इसको लिख सकते हैं। तभी तो आपका कैंसिल होकर ये आपका फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी तभी होगा जब आपका लिफ्ट क्या हो, नीचे जाता हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाता हो। ठीक है, तभी तो आपका स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा और दोनों कैंसिल कर जाएगा, यानी आपका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सेकेंड होगा। ठीक है, इतना त्वरण के साथ नीचे जाते समय शून्य होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कह रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। अब देखिए चांद की सतह से पृथ्वी पर ला रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कभी भी आपका द्रव्यमान यानी मास आपका चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होगा, वेट चेंज होगा। ठीक है, वेट चेंज होगा, वेट और मास में अंतर है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर आपका इसका मास m है तो इसका वेट हो जाएगा m × g। ठीक है, m × g, दोनों में अंतर है। वेट आपका एक फोर्स है, यानी आपका क्या है, ये आपका फोर्स है, जबकि और ये आपका ये वेक्टर है, जबकि आपका द्रव्यमान क्या है, तो ये आपका एक स्केलर है, अंतर है दोनों में। तो देखिए तो आपका क्या चेंज होगा, तो भार तो चेंज हो जाएगा लेकिन मास द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा नहीं, इसका होगा कौन सा ऑप्शन होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऑप्शन सेकेंड होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुएं क्या होगी। अब ध्यान दीजिए एक मीनार है बहुत ऊंची, यहाँ से कोई वस्तु गिरा दी है तो इनिशियल स्पीड आपका 0 होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा। तो देखिए कह रहा है वस्तु गिराएंगे क्या होगा, तो त्वरण आपका बराबर होगा, त्वरण आपका चेंज नहीं होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका त्वरण आपका हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड होगा,
ऑप्शन सेकेंड होगा। इसका ऑप्शन 4 भी होगा, ठीक है, क्योंकि बल भी आपका सब जगह सेम ही लगेगा, mg आपका फोर्स भी सेम लगेगा, लेकिन ये आपका मुक्त रूप से गिर रहा है तो डायरेक्शन भी आपका नीचे ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका आपका ज़्यादा सही ऑप्शन सेकेंड होगा, लेकिन 4 भी ऑप्शन हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन कह रहा है एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठे, ठीक, जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यानी अब ध्यान दीजिए, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक, इससे क्या कर रहा है, एक आपका चिड़िया इसमें लटक यहाँ है, इस पर चिड़िया, ठीक है। अब कह रहा है चिड़िया पिंजरे के अंदर से उड़ना शुरू कर देते हैं तो स्प्रिंग तुला में माप क्या होगा। अब देखिए इसमें अगर चिड़िया कम हो जाएगा तो ये जो आपका वेट यहाँ नीचे लग रहा था आपका mg, ये क्या होगा, इससे आपका स्प्रिंग फोर्स आपका इसी के बराबर था आपका mg के बराबर। लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे चिड़िया निकल रहा है तो वेट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इससे आपका स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी घटेगा। तो क्या होगा, पहले से कम होगा, पहले से कम होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर मापने पर 100 न्यूटन है, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, 100 न्यूटन आता है, तो कह रहा है इसका भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा। देखिए चंद्रमा की सतह पर आपका पृथ्वी के वेट का क्या होता है, 1/6 भार बराबर होता है, ठीक है, तो mg/6 होता है। तो यहाँ आपका mg की वैल्यू कितना दिया है, 100 न्यूटन दिया है, यहाँ पर 100 न्यूटन है, तो यहाँ क्या होगा, चांद पर 100/6 हो जाएगा। तो 100/6 डिवाइड करेंगे तो ये आपका जगह 16.7 न्यूटन के लगभग बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सेकेंड होगा, सॉरी 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा, 16.7 न्यूटन। ये भी आपका चैप्टर समाप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग अनुपात को भौतिक राशि प्राप्त होगा। सिंपल है। अब देखिए संवेग क्या होता है, मोमेंटम, ये आपका होता है मोमेंटम, पूरा एम भी होता है। इसमें कर आपका भाग दें किसे, वेग से, तो भाग दीजिए वेग से, भी कट जाएगा, क्या बचेगा, एम बचेगा, एम क्या है, द्रव्यमान है, तो क्या बच जाएगा आपका, द्रव्यमान बच जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, तो आप पढ़े होंगे ए बराबर क्या होगा, v-u/t होता है, ए बराबर v-u/t, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे समय होता है, ठीक है। आपका किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 है तो वस्तु क्या होंगे। वस्तु धीमी होती है और धीमी होती हुई विरामावस्था में आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु, ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिए, कोई वस्तु है ये आपका स्पीड में है, ठीक, स्पीड में है, आपका इस पर लगने वाला सभी बल क्या हो जाए, 0 हो जाए, जो तो आपका नेट बल है, नेट फोर्स से क्या हो 0 हो जाए। जब नेट फोर्स इस पर 0 होगा तब क्या होगा, ठीक, तो पहले से जो आपका गतिशील था तो वो धीरे धीरे क्या होगा, इसका स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे इसका स्पीड 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। जब तक बल नहीं लगेगा तो ये आपका उस स्थिति में नहीं रहेगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, धीमी होती हुई विरामावस्था में आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा छलांग लगाता है। यानी देखिए अब एक खिलाड़ी को डायरेक्ट आपको छलांग लगाता है, या एक खिलाड़ी ऐसा है जो दौड़ कर आता है तब छलांग लगाता है, तो ज़्यादा छलांग कौन लगा पाएगा, जो दौड़ कर आएगा वो लगा पाएगा। तो ऐसे क्यों लगा पाता है, क्योंकि उसके पास गतिमान अवस्था की ज़रूरत होती है, ठीक है, जरूरत होती है। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठा एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटता है वैसे ही बंदर डाल पर सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे गिर जाती है। तो बंदूक की गोली क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, ये आपका पेड़ है मान लीजिए, अब यहाँ से गोली चलाएं, चिड़िया मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से निशाना लगाए होंगे चिड़िया को, ऐसे लगाए होंगे। अब जैसे गोली चलाए तो क्या ये नीचे आ गया, जब ये नीचे आ गया तो गोली तो यहाँ जगह लगेगा, तो इससे क्या होगा, गोली नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन सेकेंड होगा, बंदर को नहीं लगेगी, ऑप्शन सेकेंड होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है, तो कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, देख लीजिए, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ये तो वेक्टर है, बल फोर्स ये भी वेक्टर है, वेग वेलोसिटी ये भी वेक्टर है, तो आयतन
आयतन आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि, क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। कौन स्केलर क्वांटिटी है, देख लीजिए। बल फोर्स ये वेक्टर है, ये नहीं होगा। वेग भी वेक्टर, ये भी नहीं होगा। त्वरण ये भी आपका वेक्टर, ये नहीं होगा। दाब प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कह रहा है बल किसका गुणनफल होता है। आप जानते हैं बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। एम क्या आपका द्रव्यमान है और ए क्या त्वरण है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो आप किस में है, देख लीजिए बराबर एम ए। ऑप्शन फर्स्ट होगा। द्रव्यमान और फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, फर्स्ट नहीं होगा आपका, सेकेंड होगा। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए कौन सा स्थिर रहेगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल है। ठीक। इसका आपका स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, इसका स्पीड मान लीजिए v है, यहाँ v है, यहाँ भी v ही रहेगा। लेकिन देखिए स्पीड ना कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए चेंज हो रहा है, तब का ये वेलोसिटी हो गया। तब डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तब का वे क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है। ये आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। त्वरण देखिए, त्वरण इसका एक्सेलरेशन आपका इधर होगा, तो यहाँ भी देखिए समय पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो त्वरण भी आपका चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। अभी केंद्रीय बल, अब देखिए सेंटर के जो फोर्स लगेगा उसका भी तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पर, तो ये भी आपका कांस्टेंट नहीं है। तो क्या कांस्टेंट रहेगा, तो गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपका था 1/2mv² होता है। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि आपका हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये लास्ट चैप्टर है, ये आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है 1 पिकोग्राम किसके बराबर होगा। 1 पिकोग्राम ये आपका जगह 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। ये 10⁻⁻12 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पावर में है। ठीक है, तो 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन का 1 किलोमीटर दूरी होता है, तो 1 किलोमीटर कितना होगा, 1000 मीटर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान की ऐसा मात्रक क्या होता है। तो तापमान की ऐसा मात्रक आपका केल्विन होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होता है विकृति। ठीक है, ये आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इसका इंग्लिश आपका होता है स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन आपका होता है ये ΔL/L, यानी चेंज ऑफ लेंथ बटे लेंथ होता है। अब चेंज ऑफ लेंथ है तो इसका भी यूनिट मीटर ही होगा, बटे लेंथ ये इसका भी मीटर ही होगा। मीटर कट जाएगा तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, तो आपका स्ट्रेन यानी विकृति का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन 3 होगा। फिर आपका क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। ऑप्शन सेकेंड होगा। 2 बार आपका रिपीट कर गया, फिर आपका रिपीट किया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। आपका देखिए ये आपका तीसरा बार रिपीट कर गया, फिर आपका है प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो दूरी का है। यह चौथा बार रिपीट कर गया, फिर आपका है क्वेश्चन प्रकाश वर्ष किसकी का है, तो यह है दूरी की। ये आपका 5 बार रिपीट कर गया, यानी ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में अभी तक 5 बार पूछा है, समझ सकते हैं। 5 बार यह क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई के बराबर होती है। तो ये आपका आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी। ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन कर रहा है विद्युत शक्ति की इकाई होती है, यानी विद्युत शक्ति की आपका ऐसे मात्रा क्या होता है, ये आपका होता है वाट। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। ओम मीटर किसकी मात्रक होते हैं। देखिए ओम मीटर आपका ये रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का मात्रक होते हैं। देखिए R बराबर आपका होता है ρ×L/A। ये जो आपका रो है ये तो आपका रेजिस्टिविटी है, यानी प्रतिरोधकता है। ठीक है, प्रतिरोधकता है। इसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए।
अब रेजिस्टेंस है, इसका ओम होता है, इसका नहीं पता। देखिए एल बाई ए था, एल का लेंथ का मीटर होता है, ए का एरिया का कहते हैं मीटर स्क्वायर होता है। मीटर से एक मीटर कट गया, यहाँ से आपका रो निकालिएगा तो आपका जगह ओम मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओम मीटर। इसीलिए ओम मीटर प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का मात्रक होते हैं। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई है। फिर देखिए क्या कर रहा है, वैद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का अभी आपको बताएं क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है, किसी भी ऑप्शन में ओम मीटर नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन ही मिस्टेक है, इसका ऑप्शन में आपका सही नहीं दिया है। तो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ध्यान दीजिए, एक होता है प्रतिरोध तो उसका तो ओम होता है, लेकिन एक आपका होता है प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, तो इसका होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर किसी ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन करा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होते हैं यानी इसका यूनिट क्या होते हैं, ये आपका एम्पियर होता है। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन करा है कि निम्न से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो मूल भौतिक राशि कौन सा है, विद्युत धारा है, ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन करा है लेंस की क्षमता मापी जाती है। अभी आपको पता है लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, डायऑप्टर में मापते हैं, ऑप्शन क्या होगा 4 होगा। लेंस की क्षमता P बराबर होता है आपका 1/f होता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, डायऑप्टर। तो ये था आपका फिजिक्स से पूछे गए प्रश्न। ठीक है, बीपीएससी में अभी तक जितने भी आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था उससे हम आपको एक ही क्लास में यानी आपका एक ही वीडियो में आपको पूरे समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको पूरे फिजिक्स के पूछे गए प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो आपको हम इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में आपको हम केमिस्ट्री से पूछे गए सभी प्रश्न को हल करवा देंगे। इससे पहले आपको हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को हल करवा चुके हैं और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को हल करवा चुके हैं। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।